हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम टीवी और निमोनिया ये दोनों पढ़ने वाले हैं। और तपेदिक जो एक ऐसा टॉपिक है, रोज़ पूछा जा रहा है। आज भी इस आज का कल का मैंने रिव्यू डाला है, आप लोग पहले वो देख लेना। करीब मैंने उसमें 45 टॉपिक बताए हैं, उसमें 45 क्वेश्चन बताए और उनके साथ में आंसर भी बताए हैं। वो देख लोगे ना तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आने वाले एग्जाम में आपको क्या करना है। तो सारे लोग सबसे पहले वो ज़रूर देख लेना। उसमें से ही मैंने ये तपेदिक लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इसकी पूरा डिटेल में मैं इसको पढ़ा देती हूँ। जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा उसको उनको ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले तपेदिक किस प्रकार का रोग है, आपसे सबसे पहले यही पूछ सकते हैं कि संक्रामक है, गैर संक्रामक है, गंभीर संक्रामक है। तो आपको याद रखना है कि तपेदिक कैसा है, एक संक्रामक रोग है। तपेदिक किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, तो एक ये जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। सबसे मेन चीज़ याद रखना है कि किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, ये जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। तो इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि ये जितनी भी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है उसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं। किसके कारण होने वाली बीमारी है, किसके कारण, किस बैक्टीरिया के कारण हो जाती है, अगर पूछें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के कारण ये हो जाती है। किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण ये हो जाती है। इसमें फेफड़ों पर हमला करता है जीवाणु। जीवाणु कहाँ करता है, फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन धीरे 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 ये शरीर के तंत्रिकाओं, मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर देता है। ठीक है। क्षयरोग या तपेदिक रोग का कारण बनने वाले जीवाणु खांसी और छींक के द्वारा हवा में छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। अब आपसे पूछे तपेदिक किस माध्यम द्वारा फैलता है, तो तपेदिक फैलता है हवा के द्वारा। तपेदिक किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा। देखो फ्रेंड, मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, जब भी लड़कियां आके क्वेश्चन बताती हैं तो क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अगर हम खाद्य संरक्षण अधिनियम की बात कर लें तो उन्होंने खाद्य संरक्षण अधिनियम 2013 बताया है, जो जिसका पिछला अधिनियम मानक अधिनियम था 2006, तो उन्होंने पुराना पूछ लिया है। आउट ऑफ द सिलेबस जैसे कि उन्होंने इतिहास, भूगोल, गणित ज़्यादा पूछ लें, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को डीपली पढ़ा है ना, मैं हमेशा से थ्योरी पर मैं ज़्यादा जोर देती हूँ, हमेशा से ही बोलती हूँ कि थ्योरी अच्छे से पढ़ो। जब अपन एक कोई कहानी है, एक कहानी आपको सुना दी और आपने वो कहानी बहुत अच्छे से सुन ली, अब उस कहानी से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी ना तो बहुत अच्छे से बना दोगे। और मैं अकेले क्वेश्चन आपको दे दूँ और फिर आंसर तो कभी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो हमेशा थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करो, स्पेशली हमारे मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस तो बात के लिए होती है जब अपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है। तो अब सबसे पहले किस माध्यम से फैलती है ये पूछा जा सकता है, तो हवा के माध्यम से फैलती है। इसके लिए परीक्षण कौन सा किया जाता है, तो मॉन्टॉक्स परीक्षण किया जाता है। मॉन्टॉक्स परीक्षण को हम मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण बोलते हैं। मॉन्टेक्स परीक्षण को ही टीएसटी परीक्षण बोला जाता है। अब आपसे मॉन्टेक्स की जगह वो टीएसटी भी बोल सकते हैं, मॉन्टेक्स की जगह वो क्या लिख सकते हैं, टीएसटी भी आपको लिख सकते हैं ना। तो दोनों ही आपको याद रखना है। ये सबसे सामान्य प्रकार का परीक्षण है, सबसे ज़्यादा सामान्य प्रकार का परीक्षण है ये। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, रोगी की त्वचा के नीचे एक ट्यूबरकुलिन नाम का एक प्रोटीन का नमूना रख देते हैं। यदि टीका वाली जगह के आसपास की त्वचा जो सूज जाती है तो समझ लो कि टीबी है। प्रोटीन के द्वारा। आप आपसे पूछेंगे मॉन्टेक्स परीक्षण में किसके द्वारा जांच करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, प्रोटीन के द्वारा। अगर आपने हमारा बैच नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमारा बैच लिया होगा हमने ये थ्योरी उनको पढ़ा दी थी और इसके हमने इस थ्योरी के एमसीक्यू निकाले थे। हम एमसीक्यू वो नहीं लेते थे जो कि डले हुए हैं जगह जगह पे, हमने इस थ्योरी से एमसीक्यू निकाले थे और फिर हमने उसका प्रैक्टिस कराया था, बार बार प्रैक्टिस कराया था हमने। तो इसमें प्रोटीन का ही परीक्षण किया जाता है। याद रखना, टीवी में किसका परीक्षण किया जाता है, मॉन्टॉक्स परीक्षण में किसका परीक्षण किया जाता है, प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है। ठीक है। यदि टीके वाली जगह के आसपास सूजन आ जाती है तो टीवी संक्रमण स्पष्ट हो जाता है। टीवी के इलाज के लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, टीवी के इलाज के लिए कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो पहली होती है आइसोनियाजिड। क्यों, कौन सी होती है, आइसोनियाजिड जो है वो पहली दवाई होती है। दूसरी होती है रिफैम्पिसिन, तीसरी होती है पायराजिनामाइड, तीसरी क्या होती है,
पायराजेनामाइड जो है वो तीसरी होती है। इस प्रकार से ये 3 मेन वैक्सीन होती हैं, मेन ड्रग होती हैं जो इसमें दी जाती है। मेन ड्रग जो मेन दवाई होती है ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना। अब टीबी के लक्षण आपसे पूछ सकते हैं, टीबी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो टीबी के मेन लक्षण में आता है खांसी, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सीने में दर्द होता है, बुखार होता है और ठंड लगता है, ये होती है। तपेदिक एक संचरणीय रोग है। संचरणीय का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, तो ये संचरणीय रोग होता है। ये संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये पूछा गया था अभी किसी एक एग्जाम में ही पूछा गया था कि तपेदिक, किसी शिफ्ट में पूछा गया था तपेदिक किसके द्वारा फैलता है, तो वहाँ पे संपर्क भी था। तो याद रखना, संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। आमतौर पर किसको प्रभावित करता है, फेफड़ों को, लेकिन ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। यदि ये केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है तो हम इसको फुफ्फुसीय टीबी कहते हैं, लेकिन यदि ये फेफड़ों के बाहर भी किसी अंग को प्रभावित करता है तो हम इसको एक्स्ट्रोपल्मोनरी टीबी कहते हैं। फुफ्फुसीय टीबी को हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जो सबसे आम रूप होती है। फुफ्फुसीय टीबी को क्या बोलते हैं, हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। लेकिन यदि यही टीबी फेफड़े से बाहर जाकर शरीर के अन्य हिस्सों पर पहुंच गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। अच्छा, ये जो इसको ही हम सक्रिय या अव्यक्त टीबी के रूप में वर्गीकृत भी करते हैं। या अव्यक्त टीबी या लेटेंट टीबी के बारे में पूछा गया था आज के क्वेश्चन में, ये अव्यक्त टीबी के बारे में ही पूछा गया था। सक्रिय टीबी क्या होती है, संक्रामक होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सक्रिय टीबी है, बहुत तेज उसको खांसी चल रही, स्पष्ट लक्षण समझ में आ रहे हैं, और जैसे ही कोई व्यक्ति उसको हमेशा टीबी वाले व्यक्ति के पास से बोला जाता है दूर रहो दूर रहो, उसके लिए अलग से आइसोलेशन किया जाता है, आइसोलेट करके उसको रखा जाता है ताकि वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित ना करे, क्योंकि अगर उसके बगल में बैठा है तो खांसेगा तो दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाएगा, है ना। तो ये लक्षण पे। दूसरी होती है अव्यक्त टीबी, ये लक्षण पैदा नहीं करती और संक्रामक नहीं होती, यही आज पूछा गया था अव्यक्त टीबी का। अव्यक्त टीबी को हम बोलते हैं लेटेंट, सक्रिय टीबी को क्या बोलते हैं, एक्टिव, और लेटेंट को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय टीबी या अव्यक्त टीबी। मतलब ये इसमें व्यक्ति के पास टीबी का बैक्टीरिया तो रहते हैं लेकिन वो निष्क्रिय रहते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना, और ये संक्रामक भी नहीं होती है। अब बात करते हैं सक्रिय बनाम सुप्त टीबी। क्या होता है सक्रिय टीबी और क्या होता है सुप्त या निष्क्रिय टीबी। तो टीबी सक्रिय या निष्क्रिय हो सकती है। सक्रिय टीबी को हम एक्टिव टीबी कहते हैं। ये टीबी का सबसे मेन प्रकार होता है और ये बहुत संक्रामक होता है। सक्रिय टीबी को हम कभी कभी टीबी रोग भी बोलते हैं। सक्रिय टीबी के लक्षण इस बात पर रहते हैं कि ये फुफ्फुसीय है या फुफ्फुसीय नहीं है। एक्टिव टीबी तब होती है जब प्रतिरक्षा प्रणाली जीवाणुओं को बनने से रोकने में अक्षम होती है। मतलब जब हमारे अंदर दूसरे अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया नहीं बन पाते हैं, ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करती जाती है। लक्षण क्या होते हैं, लक्षण भी याद रखना, कुछ भी पूछ लेते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं टीबी के बारे में। तो टीबी के लक्षण में सबसे मेन जो चीज़ होती है, सबसे पहले इसमें वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, भूख में कमी हो जाती है, बुखार आ जाता है, ठंड लगती है, थकान होती है। ये सारी चीज़ टीबी के लक्षणों में देखी जाती है। इसके अलावा पसीना आता है। यदि इसका सही से उपचार ना किया जाए तो सक्रिय टीबी जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सुप्त टीबी की। अगर आपको टीबी का संक्रमण है, आपके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया लेकिन ये निष्क्रिय है, तो इसका मतलब है कि आप में कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आप फिर भी टीबी के शिकार कहलाते हैं, जैसे दवाइयों द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसमें आप संक्रामक भी नहीं होते, और अगर आपको परीक्षण करेंगे हम वो त्वचा पर प्रोटीन वाला मॉन्टोक्स परीक्षण, तो हमको सकारात्मक परीक्षण मिलेगा। लेकिन आपकी जो टीबी होगी निष्क्रिय टीबी में, वो संक्रामक नहीं रहेगी और ना ही आपको वो दूसरे लोगों को आपके द्वारा प्रभावित करेगी। सुप्त टीबी सक्रिय टीबी में बदल सकती है। सुप्त टीबी जो होगी सक्रिय टीबी में बदल सकती है। 5 से 10% यह जोखिम उन लोगों के लिए अधिक होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली दवा के कारण कमज़ोर हो गई है। और ये पूछा था आज क्वेश्चन, क्या जो निष्क्रिय टीबी है वो वापस आ सकती है, लेटेंट टीबी वापस आ सकती है, एक बार उसका इलाज कर लिया, हाँ आ सकती है ना। सक्रिय टीबी भी आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसके देखना आप अपने आसपास कि जिन लोगों को टीबी हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, आप देखना कि कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि एक अपन ने देखा कि यार उनके पिछले साल टाइफाइड हुआ था, अपन देखते हैं अगले साल फिर उनको टाइफाइड हो गया। क्या होता है ना कि वो बैक्टीरिया अंदर कहीं ना कहीं छुपे हुए रह जाते हैं, उस समय आने पर उभर के वो सामने आ जाते हैं, तो बीमारी हो जाती है। सुप्त टीबी में सक्रिय टीबी में बदल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन टीबी के प्रकार की। सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी फुफ्फुसीय टीबी कहलाती है। मतलब इसको किसकी टीबी कहते हैं, इसको हम फेफड़ों की टीबी बोलते हैं।
ये टीबी का प्राथमिक रूप होता है। पल्मोनरी टीबी जो होती है वो सक्रिय टीबी होती है। कैसी होती है? सक्रिय टीबी होती है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई हवा में सांस लेने से दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमण हो सकता है, और ये इसके जो टीबी के जो कीटाणु होते हैं वो हवा में कई घंटों तक रह सकते हैं। लक्षण की बात करें हम टीबी के, तो 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक इसमें लगातार खांसी रहती है। 3 सप्ताह या उससे अधिक समय तक इसमें खांसी रहती है, खून की खांसी आती है, कफ आता है, छाती में दर्द होता है। ये सब टीबी के लक्षणों में देखे जाते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो टीबी होती है, देखो पल्मोनरी टीबी जो केवल फेफड़ों को प्रभावित करती है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी वो होती है जो फेफड़ों के बाहर शरीर के अन्य अंगों जैसे हड्डियों को प्रभावित करती है। इसके लक्षण जो होते हैं शरीर के प्रभावित हिस्से पर निर्भर करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब शरीर के बाहर भी जो प्रभावित कर दिया, हड्डी पर भी चली गई, तंत्रिकाओं पर भी चली गई, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। एक टीबी का प्रकार होता है टीबी लिम्फेडेनाइटिस। लिम्फेडेनाइटिस होता है। लिम्फेडेनाइटिस क्या होता है? ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का प्रकार होता है। इसमें जो टीबी के बैक्टीरिया हैं वो लिम्फ नोड को प्रभावित कर देते हैं, मतलब इसमें लिम्फ नोड इसमें शामिल हो जाते हैं। तो टीबी लिम्फेनाइटिस में क्या हो जाता है? लिम्फ नोड इसमें शामिल हो जाते हैं। अगली बात करते हैं हम कंकालीय टीबी की। कंकालीय टीबी को हम हड्डी टीबी कहते हैं। वह टीबी जो आपके फेफड़ों या लिम्फ नोड से आपकी हड्डियों तक फैल जाती है। कंकालीय टीबी क्या आप कहते हैं? जो हड्डियों तक फैल जाती है उसको कंकालीय टीबी कहते हैं। ये आपकी रीढ़ और जोड़ों सहित आपकी किसी भी हड्डी को प्रभावित कर सकती है। मतलब रीढ़ को भी प्रभावित कर सकती है, जोड़ों को भी प्रभावित कर सकती है, किसी भी हड्डी को प्रभावित ये कर सकती है। कंकालीय टीबी बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन HIV संक्रमण और एड्स की उच्च दर वाले कुछ देशों में ये बढ़ रही है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करते हैं। बात करते हैं हम माइलरी टीबी। माइलरी टीबी क्या होती है? माइलरी टीबी टीबी का ही एक रूप होती है। इसमें एक या कई अंग प्रभावित होते हैं। इस प्रकार की टीबी फेफड़ों को, अस्थि मज्जा को और यकृत को प्रभावित करती है। किस किस को? फेफड़ों को, अस्थि मज्जा को और यकृत को प्रभावित करती है माइलरी टीबी। याद रखना किस किस को? एक तो फेफड़े को करती है, अस्थि मज्जा को करती है और किसको करती है? यकृत को करती है। लेकिन यह रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क और हृदय सहित शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकती है। माइलरी टीबी में माइलरी से याद रखना मेन जो ब्लड संबंधी जो चीज़ें होती हैं, जहाँ से ब्लड बनता है, अस्थि मज्जा, RBC, यकृत, इनको प्रभावित करती है माइलरी टीबी। तो माइलरी टीबी किसको प्रभावित करती है? अस्थि मज्जा, यकृत, रीढ़ की हड्डी, इन सबको प्रभावित कर सकती है। मेन किसको प्रभावित करती है? अस्थि मज्जा और यकृत को। आपसे पूछेंगे कौन सी टीबी का प्रकार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, तो माइलरी टीबी। या ये पूछ सकते हैं माइलरी टीबी किसको प्रभावित करती है, तो अस्थि मज्जा या यकृत को ये प्रभावित करती है। इसमें बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से अलग अलग हिस्सों में फैल जाता है। इसमें छोटे छोटे ग्रेनुलोमा बनते हैं। अभी मैंने 2-4 घंटे पहले एक वीडियो बनाया था रिव्यू का, जो कल का पेपर था 23 मार्च का। उसके 40 से 45 क्वेश्चन मैंने उसमें बताए हैं। वो 40-45 क्वेश्चन में जो जो टॉपिक बताए, जिनका अगली शिफ्ट में पेपर है, उनको फटाफट से रिवीजन कर लेना। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, गूगल पे डालना और उससे संबंधित जितने फैक्ट होते हैं उनको एक बार देख लेना, एक बार नज़र मार के देख लेना। तो क्या होता है, हो सकता है मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपके उसमें आ जाए, तो इसलिए वो, और जो पेपर हो जाए आपका, तो वो कंटिन्यूटी जो आपके एग्ज़ाम की जो आपने बनाई हुई है उसको कंटिन्यू रखना। देखिए बहुत सारी लड़कियों ने दिन दिन रात मेहनत की है, मेरे से भी बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं जो मेहनत कर रही हैं। मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर आपने ये एग्ज़ाम में इतनी मेहनत की, इसका 1% भी आप MPPSC या अदर दूसरे एग्ज़ाम में लगा दोगे ना, तो आपका 100% निकलेगा। जितना मेहनत आपने पर्यवेक्षक में किया है, मतलब लड़कियों ने अपना सब कुछ मतलब दिन रात एक कर दिया है, मतलब उनका तो मतलब हेड्स ऑफ है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो उस जो मेहनत की है ना, उसको बेकार मत जाने देना, कंटिन्यू उसको रखना। जो भी फॉर्म आए उसको भरना और तैयारी करना, क्योंकि एक बार जब लगन लग जाती है ना पढ़ने की, तो फिर वो बहुत अलग लगन होती है और उस लगन को कभी टूटने नहीं देना चाहिए, है ना। तो पढ़ते रहा करो। अगला है, हाँ ये क्या कर रहे थे, इसमें बैक्टीरिया रक्त के माध्यम से अलग अलग हिस्सों में फैलता है। इसमें छोटे छोटे ग्रेनुलोमा बनते हैं। एक होता है
ये नहीं आएगा। जननांग टीबी, जननांग टीबी जनन मूत्रीय टीबी होता है। ये दूसरा सबसे आम प्रकार का एक्स्ट्रोपल्मोनरी है टीबी है। मतलब टीबी कहाँ पर प्रभावित हो जाती है? जनन अंगों को प्रभावित कर देती है। टीबी किसको प्रभावित करती है? जनन अंगों को प्रभावित करती है। जनन अंगों या मूत्र मार्ग के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, लेकिन इसका सबसे मेन स्थान है गुर्दा। सबसे मेन स्थान है, मतलब किसको प्रभावित करती है? ये गुर्दे को प्रभावित करती है। ये आमतौर पर रक्त या लिम्फ नोड के माध्यम से फेफड़ों के क्षेत्र में फैल जाता है। जननांग टीबी जो होती है वो संभोग के माध्यम से फैल सकती है, हालांकि ये खतरनाक होती है। एक होता है लीवर टीबी, ये पूछा जा सकता है। बोले वो आपसे पूछेंगे हेपेटिक टीबी क्या होता है। हेपेटिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका संबंध हमेशा लीवर से ही रहेगा। चाहे हेपेटाइटिस रोग हो जाए, वो भी लीवर में ही सूजन आती है। हेपेटिक को लीवर को ही बोलते हैं। तो हेपेटिक टीबी किसको बोलेंगे? जो लीवर यकृत को प्रभावित करेगी उसको हम हेपेटिक टीबी बोलेंगे। ये लिवर टीबी फेफड़ों, जठरांत्र मार्ग, लिम्फ नोड, पोर्टल सिरा से लीवर तक जाती है। एक टीबी होती है मेनिंजाइटिस टीबी, इसको मेनिंजियल ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियाँ होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। मस्तिष्क की या उसके आसपास की रीढ़ की हड्डी के आसपास की जो झिल्लियाँ होती हैं उनको ये प्रभावित करती है। ठीक है, मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क। एक होता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस क्या होती है? जो हमारे शरीर में पेरिटोनियम परतें होती हैं ऊतक के बाहर की, वो उसको प्रभावित करती है। मतलब पेरिटोनियम की जो सूजन का कारण बनती है उसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, है ना। जो ऊतक की एक परत होती है जो आपके पेट के अंदर और उसके अधिकांश अंगों को ढकती है। मतलब आपके पेट के अंदर के जो अधिकांश अंग होते हैं उनको ढकती है पेरिटोनाइटिस। उसमें ही जब सूजन आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टीबी पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, क्योंकि उसी में ही, उसी के अंतर्गत ही इसमें सूजन आ जाती है। इसका प्रभाव 3.5% फुफ्फुसीय टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या और 58% पेट की टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या में हुआ है। मतलब ये देखा गया है कि लगभग 3.5% फुफ्फुसीय टीबी से प्रभावित हुए और 58% पेट की टीबी से हुए हैं। जलोदर और बुखार टीबी पेरिटोनिस के सबसे आम लक्षण होते हैं। एक होता है टीबी पेरिकार्डिटिस। एक होता है टीबी पेरिकार्डिटिस। ये क्या होता है? ये तब होता है जब टीबी पेरिकार्डियम तक फैल जाती है। कब होता है? जब टीबी कहाँ तक फैल जाती है? पेरिकार्डियम तक फैल जाती है। इसमें ऊतक की 2 परतें होती हैं। इसमें ऊतक की कितनी परतें होती हैं? 2 परतें होती हैं। और ये दोनों परतें एक तरल पदार्थ द्वारा अलग होती हैं जो कि हृदय को घेरती है। विभिन्न प्रकार की अलग अलग ये हो सकती हैं। बात करते हैं अब अपन ये जो हमने पढ़ा था अभी, मंटॉक्स ट्यूबरकुलिन त्वचा परीक्षण। मंटॉक्स मतलब टीबी परीक्षण होता है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। टीवी देखते देखते मंटॉक्स खाई, मंटॉक्स टॉफ़ी आती है ना, मंटॉक्स मैंने खाई टीवी देखते देखते, तो ऐसे याद रख सकते हो मंटॉक्स टीबी परीक्षण। तो इसमें जो अग्रबाहु रहती है, आगे की भुजा होती है, उसमें एक ट्यूबरकुलिन नाम का प्रोटीन इंजेक्ट कराया जाता है और 48 से 72 घंटे तक निगरानी की जाती है। 48 से 72 घंटे बाद हम देखते हैं कि एकदम से जहाँ पर इंजेक्ट किया है वहाँ पर एक प्रकार की अलग लाल प्रकार की त्वचा हो जाती है और सूजन आ जाती है। तो समझ लो टीबी का बैक्टीरिया यहाँ पर है और व्यक्ति को टीबी है। एक आई है डॉट्स पद्धति। डॉट्स पद्धति 1997 में आई है, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि टीबी का मरीज़ होता है वो डॉक्टर के संपर्क में रहता है सीधे। अब डॉक्टर उसको ऑब्जर्व करता है कि मरीज किस तरह से मतलब रिकवर कर रहा है, मरीज कैसे काम कर रहा है, मरीज को सही प्रकार से सही समय पर दवाई ले रहा है या नहीं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। कब आया था ये? 1997 में, जब संशोधित टीकाकरण कार्यक्रम आया था RNTCP, उसके साथ ये आया था। ये स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता के द्वारा एक की गई निगरानी है। 27 मार्च 1997 को RNTCP के साथ ये आया था। देश के लिए बहुत अच्छा रहा। इसमें इलाज का औसत 85% रहा था और मृत्यु दर भी 5% से कम हो गई थी। 90% नए स्मीयर रोगों को डॉट्स के तहत रखा गया था। मतलब 90% नए लोगों को भी इसके तहत रखा गया था। एक या आज ये पूछा गया था कि टीबी के मरीजों की संख्या किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा। अपन उसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा FSO का बैच है। FSO का बैच अगर कोई भी जिन्होंने BSc
बायोलॉजी से किया हो जहाँ केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में हो मुख्य, बीएससी मैथमेटिक्स से किया हो जहाँ पर केमिस्ट्री एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, या माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी या एमएससी किया हो, बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी या एमएससी किया हो, फार्मास्यूटिकल से किया हो, हॉर्टिकल्चर से किया हो, फार्मा में किया हो, किसी में भी या कृषि में किया हो, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। सभी लोग फॉर्म जरूर भरना। 17 साल बाद ये वैकेंसी आई है और इसकी तैयारी की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं अब इसकी बहुत शानदार तैयारी करा रही हूँ। इसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पर आरंभ हो चुके हैं। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 चार्ज है, उसके बाद इसका चार्ज 4999 हो जाएगा। हर टॉपिक को ट्रिक के साथ याद कराने वाली हूँ। इसमें बहुत सारे अधिनियम दिए गए हैं, सारे अधिनियम को ट्रिक द्वारा याद कराने वाली हूँ। सारी धाराओं को ट्रिक द्वारा याद कराने वाली हूँ। एमपीजी के ट्रिक द्वारा कराने वाली हूँ। हस्तलिखित इसमें नोट्स दिए जाएंगे। डेली क्लास रहेगी और डेली क्लास की नोट्स बुक आपको दी जाएगी, नोट्स दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो रहेगा। संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और बी में कवर रहेगा, मतलब ए और बी में जो पार्ट बटा हुआ है दोनों ही पार्ट को कवर करवाया जाएगा। टेस्ट लिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराए जाएंगे, थ्योरी ली जाएगी। एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल रहा है, थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट, प्रैक्टिस, वीडियो, ट्रिक, सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। लेकिन अगर आप भर सकते हैं तो 100 स्टूडेंट के समय ही रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ऑटोमेटिकली इसका चार्ज 5000 हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसके आरंभ हो चुके हैं, क्लासेस 5 अप्रैल से आरंभ है। इसके अलावा ये हमारा आबकारी का बैच है, आबकारी के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। क्लासेस जो है इसकी 10 अप्रैल से स्टार्ट हैं। इसका फीस मात्र 499 रुपये है। ये आरंभ के 50 स्टूडेंट को है। इसमें क्या क्या कराया जाएगा? मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जीके, पिछली परीक्षा में आए गए प्रश्न, थ्योरी नोट्स प्लस एमसीक्यू, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, ट्रिकी वीडियो, ये सारा कुछ इसमें कवर कराया जाएगा। आपका 100 नंबर का आबकारी पेपर होता है जिसमें लगभग 50 नंबर का ये पूरा पार्ट आता है, तो हम इस 50 नंबर की आपको गारंटी लेते हैं। इसके अलावा जो मात्रात्मक क्वेश्चन रहेंगे या जागरूकता के क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम इसके अंतर्गत आपको, जो प्रीवियस ईयर्स में पेपर आए होंगे वो भी हम इसके अंतर्गत आपको कवर कराएंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है जल्दी फटाफट जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है, याद रखिएगा, जीके विद आकांक्षा मत कीजिएगा, वो पुरानी है। इसके अलावा हमने एक और कोर्स आरंभ किया है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का ट्रिकी बैच। ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि फाउंडेशन बैच इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं प्रारंभ से ही तैयारी कराने वाली हूँ। जो बच्चे शुरू में 2-3 महीनों के बाद के कारण तैयारी नहीं कर पाते वो अभी से तैयारी करेंगे तो एमपीपीएससी 2026 में एक सीट अपनी ज़रूर पक्की करेंगे। इसमें सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कराया जाएगा, ट्रिक से पूरे टॉपिक को याद कराया जाएगा, है ना। सारी 10 यूनिट बहुत ईजी लैंग्वेज में तैयार करवाई जाएंगी। उनके थ्योरी वीडियो दिए जाएंगे, ट्रिक वीडियो दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए जाएंगे, टेस्ट उसके लिए जाएंगे। वीकली आपको करंट अफेयर्स दिया जाएगा और उनकी प्रैक्टिस कराकर उनका टेस्ट लिया जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। तो इसका भी शुरू के 100 लोगों का चार्ज 1999, उसके बाद 4999 हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर इस नंबर पर मुझे अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं सारी चीज़ें समझा दूंगी। अपना नंबर मेरे पास ज़रूर सेव करवा दीजिएगा, 6260190944 पर हाय लिखकर अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा। और जिसे आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा, स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं याद होते रहेंगे। अब भारत के प्रति प्रतिबद्धता अगर हम देखें तो भारत ने तपेदिक उन्मूलन के लिए 4 स्तंभ बनाए हैं। जो तपेदिक के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं जिनमें सबसे पहला है पता लगाना, दूसरा है इलाज, तीसरा है रचना और चौथा है रोकथाम। इस प्रकार से 4 इन्होंने स्तंभ बनाए हुए हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि तपेदिक के लिए भारत ने कितने स्तंभ बनाए। देखो तपेदिक से वो कुछ भी पूछ रहे हैं तो आपको कुछ भी करना है। इसके उपचार हेतु भारत सरकार द्वारा डॉट्स प्रणाली के अंतर्गत दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी तरीके द्वारा भी एक इंस्टीट्यूट है, वाधवानी इंस्टीट्यूट, उसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो पूछ सकते हैं तपेदिक के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1962 में आरंभ हुआ था। क्यों हुआ था? टीबी से लड़ने के लिए हुआ था। जो 1962 में आरंभ हुआ था क्षय रोग कार्यक्रम, उसका 2020 में नाम बदलकर क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। कब बदला? 2020 में। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? जिला टीबी केंद्र मॉडल के रूप में हुई थी। कब हुई थी? जिला टीबी मॉडल केंद्र के रूप में, टीबी केंद्र मॉडल के रूप में हुई थी।
1997 में इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया और इसे संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के रूप से नाम से जाना जाने लगा। 2006 में दवा प्रतिरोध समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डॉट्स प्लस या पीएमडीटी कार्यक्रम आरंभ हुआ। अब आपसे पूछेंगे डॉट्स प्लस कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2006 में। और 2001 निक्षय नाम की मतलब एक कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ये कब हुआ था? 2012 में। तो निक्षय का मतलब होता है क्षय को हटाना, मतलब क्षय रोग को हटाना। तो ये कब आरंभ हुआ? 2012 में आरंभ हुआ था। 2014 में भारत में टीवी देखभाल के मानक की उपलब्धता हुई थी और 2016 में दैनिक वजन के अनुसार निश्चित खुराक देने की शुरुआत की जाने लगी थी। कब? 2016 में। बीसीजी जो टीका होता है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है बाईं भुजा पर, आईडी मोड द्वारा इसको दिया जाता है। और उसकी खोज ये जो बैसिलस कैलमेट गुएरिन थे, इसके भी फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। ये कौन से वैज्ञानिक थे? तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये भी आपको याद रखना है, तपेदिक को रोकने के लिए दिया जाता है। बीसीजी किस प्रकार की वैक्सीन होती है? बीसीजी कैसी है? जीवित वैक्सीन होती है। तपेदिक के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-25 के माध्यम से, मतलब एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना आई है। कब से कब तक? 2017 से 2025 तक। इसमें बोला गया है भारत को टीबी का उन्मूलन 2025 तक करने का, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब तक करने का बोला है उन्मूलन? 2030 तक। आज एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा संगठन तपेदिक उन्मूलन को लेकर भारत के साथ है? तो WHO साथ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन साथ है। इसका अगला क्वेश्चन इसी से ही संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के लिए किस दिन को विश्व क्षय रोग घोषित किया था? तो 24 मार्च को घोषित किया। उस जीव का नाम बताइए जो टीबी रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? बैक्टीरिया। इसकी PDF एप्लीकेशन पर डाल दूंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। जीके विद आकांक्षा शर्मा ऐप। जो भी आगे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे MPSI की कर रहे हो, आप आबकारी की कर रहे हो, MPPSC की कर रहे हो, MPPSC FSO की कर रहे हो, मतलब फूड सेफ्टी ऑफिसर की कर रहे हो, या संविदा वर्ग 2 की कर रहे हो, वर्ग 1 की कर रहे हो, MP टेट की कर रहे हो, आने वाले जो नगर निगम में आने वाली वैकेंसी है उनकी कर रहे हो, तो हम एप्लीकेशन पे सारा डाटा निःशुल्क भी डालेंगे पढ़ने के लिए आपको। उससे जुड़े रहिएगा और वहाँ जो फ्री वाला PDF फोल्डर है उसको पढ़ते रहा करिएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। विश्व टीवी जो 2024 का विषय क्या रहा था? विश्व टीवी दिवस 2024 का विषय था हाँ, हम टीवी ख़त्म कर सकते हैं। ये याद रख लेना, क्योंकि पिछली साल 2017 में जब पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टीवी की थीम क्या है ना? तो ये याद रखना। अगला है क्षय रोग की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजेन बर्लिन में हुई थी। क्षय रोग को प्रगति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक होता है जोखिम मतलब हो सकता है, एक होता है अव्यक्त मतलब निष्क्रिय, और तीसरा क्या होता है? सक्रिय। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सारे लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ। गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा किस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा किस खाद्य पदार्थ की आवश्यकता थी, ये आपको मुझे बताना है। अब इसमें आ जाएगा प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन, कार्बोहाइड्रेट। ये इनमें से आप मुझे बताइएगा। प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और आयरन, इसमें से आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, सारे लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा। जिनको भी मेरे वीडियो पसंद आते हैं सारे लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो लाइक कर दिया करो अगर पसंद आए, और कमेंट भी किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। बाकी यही बोलूँगी कि पढ़ाई को छोड़ना मत, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। अभी कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे हो तो आने वाले समय में जो फॉर्म आए उनके लिए तैयारी करते रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी के लिए एक नियंत्रण रणनीति की सिफारिश की, उसे किस नाम से जाना जाता है? डॉट। मैं एक अगला वीडियो जो लेके आने वाली हूँ ना, थोड़ी देर में आ जाएगा इसका अगला वीडियो भी, उसमें मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित प्रश्नों के क्वेश्चन लेके आऊँगी, और एक जो वीडियो आएगा उसमें अभी तक के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उनसे संबंधित टॉपिक क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी, MCQ लेके आऊँगी।
टीबी कैसे फैलता है? सांस लेने से, खांसने से, गाने से, छींकने से, चारों ही तरह से फैलता है। दोनों तीनों चारों ही इसके आंसर जाएंगे। ये आया भी है एक्सेप्ट में। सुप्त तपेदिक संक्रमण से पीड़ित लोगों के लक्षण क्या है? कोई ही लक्षण नहीं होता, उनको कोई लक्षण नहीं दिखते ही नहीं है लक्षण, क्योंकि वो सुप्त है। टीबी के बारे में कौन सा कथन सही है? HIV से पीड़ित लोगों में तपेदिक होने की संभावना है। डॉट्स एक प्रत्यक्ष रूप से देखे जाने वाला उपचार है। तपेदिक विरोधी उपचार में हेपेटाइटिस या यकृत रोग एक सामान्य दुष्प्रभाव है। टीबी के लिए 6 से 8 महीने तक की दवा दी जाती है। मैं पूछना है आपसे क्या सही है? तो पहला वाला जो HIV है, HIV वालों को तपेदिक BCG की वैक्सीन भी दी जाती है, तो ये सही है बिल्कुल। पहला वाला डॉट्स प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, तो ये भी शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, ये भी सही है। तपेदिक विरोधी विचारों में हेपेटाइटिस और यकृत रोग एक सामान्य दुष्प्रभाव है, ये भी सही है। टीबी के लिए दवा 6 से 8 महीने तक दी जाती है, ये भी सही है। तो सारे ही इसके सही हो जाएंगे। टीबी किसके द्वारा होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की मतलब टीबी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए संवेदी माध्यम क्या होता है? संवर्धन माध्यम लोवेंस्टीन जेनसन माध्यम जो होता है, इसका माध्यम। इसके लिए मैंने है ना, इसके MCQ की PDF हमारा जो महिला सुपरवाइजर का ग्रुप है ना, देखो इस तरह का आपको एक ग्रुप मिलेगा, मैं बताती हूँ। देखो ये एप्लीकेशन है। आप जैसे एप्लीकेशन पे गए है ना, एप्लीकेशन पे सबसे शुरू में जाओगे तो आगे बहुत सारे इस प्रकार से कोर्स मिल जाएंगे। जो कोर्स मिलना उस पर क्लिक कर देना तो कोर्स आ जाएगा। इसके अलावा ये फ्री PDF वाला फोल्डर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टीबी के बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक आपको E-बुक का फोल्डर मिल जाएगा और एक MPESB का मिल जाएगा। MPESB में आपको बहुत सारे व्यापम के एग्ज़ाम के PDF मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये E-बुक है, तो इसमें E-बुक में आपको अधिनियम, विभागीय योजनाओं, ये सारी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग से लड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, पाइरेलैजिनामाइड, आइसोनियाजिड, रिफॉम्पिसिन। ये सारी चारों दवाइयाँ इंपॉर्टेंट हैं, तो और खा दोनों हो जाएगा। यही कारण है कि तपेदिक का निदान एक चुनौती बनता जा रहा है। कारण ये है कि इसको सक्रिय होने में बरसों लग जाते हैं, है ना, यही इसका मेन कारण होता है। क्षय रोग का ट्यूबरकुलिन उत्पन्न करता है एंजाइम, हार्मोन, एंडोटॉक्सिन। तो क्षय रोग का जो ट्यूबरकुलिन है, जो हम प्रवेश कराते हैं, वो क्या उत्पन्न करता है? एंडोटॉक्सिन, मतलब एक विष उत्पन्न करता है। तो क्षय रोग का ट्यूबरकुलिन क्या उत्पन्न करता है? एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? तरल गठन, ट्यूबरकुल गठन, ए और बी दोनों ही इसमें गठित होता है। तपेदिक का निदान किसके द्वारा किया जाता है? एक्यूलेटर, एंटोमॉर्फिन, एकाग्रता विधि, पेट्रॉप विधि। सभी विधि इसमें उपयोग होती हैं। एक्यूमेटर भी होती है, एंडोमॉर्फिन भी होती है, कंसंट्रेशन भी होती है और पेट्रॉप विधि भी होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में हुआ। उन्मूलन कार्यक्रम कब हुआ आरंभ? उन्मूलन हुआ 2020 में। उन्मूलन कब हुआ? 2020 में। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। अगला टॉपिक जो है वो मैं थोड़ी देर में लेके आ रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।